हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 में शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के विषय में पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत सबसे पहले शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, उसके बाद फिर शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा, उसके बाद फिर शिक्षण के विभिन्न प्रकार, शिक्षण का स्वरूप, शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के सूत्रों के बारे में पढ़ें। तो चलिए आइए देखा जाए कि एक एक करके इनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए, जो हमारे इस यूनिट का नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि या अभिक्षमता। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड कहते किसे हैं और ये किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। जैसे देखिए, यह देखिए एक ऐसी एबिलिटी है, योग्यता है और कौशल है, रुचि है जो किसी व्यक्ति को प्रभावी ढंग से शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाते। इसका मतलब कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर योग्यता है, कौशल है और रुचि है जिसका उपयोग करके वह शिक्षा प्रदान करता है, यह एक शिक्षक की उन क्षमताओं और गुणों का समूह है जो उसे छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने, प्रेरित करने और उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यह एक टीचर की एबिलिटी होती है जिसका उपयोग करके वो छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करता है। अब देखिए, शिक्षण अभिरुचि के मुख्य घटक कौन कौन से, यानी कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। शिक्षण अभिरुचि के प्रमुख घटक यानी मेन कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो देखिए, सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स। इसका मतलब कि शिक्षक का बात करने का तरीका, वार्तालाप करने का तरीका और प्रभावी ढंग से संवाद करने का तरीका सब इसके अंतर्गत आता है। यानी शिक्षक किस प्रकार से स्टूडेंट के सामने अपनी बातों को रखता है और उन्हें उन चीजों को सही तरीके से समझाता है, ये इसके अंतर्गत आता है। दूसरी चीज है पाठ्यक्रम का ज्ञान यानी सब्जेक्ट नॉलेज। शिक्षक के पास जिस भी विषय को पढ़ाना हो उस विषय का उसके पास गहरा नॉलेज होना चाहिए, यानी विषय की गहरी समझ तथा उसे सरल भाषा में समझाने की क्षमता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। तीसरा घटक देखिए है छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता यानी मोटिवेशनल स्किल्स। छात्रों को सीखने के प्रति उत्साहित करना इसके अंतर्गत शामिल होता है। यानी टीचर के अंतर्गत ऐसा गुण होना चाहिए जैसे वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाए। अगली जो है कंपोनेंट है वो अनुकूलनशीलता है यानी एडाप्टेबिलिटी। इसके अंतर्गत देखिए, विभिन्न शिक्षण विधियों और छात्रों की जरूरतों के अनुसार स्वयं को ढालने की योग्यता टीचर के अंतर्गत होनी चाहिए। यानी किस विधि से किस छात्र को पढ़ाया जाएगा और छात्रों की कैसी जरूरत है उसके अनुसार उनको शिक्षा देना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। अगली चीज है देखिए समस्या समाधान कौशल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसके अंतर्गत देखिए, जो टीचर होते हैं छात्रों की समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान करते हैं। अगला है देखिए कंपोनेंट शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स। इसमें देखिए विभिन्न पद्धतियों का उपयोग जैसे व्याख्यान, चर्चा, प्रयोग और व्यवहारिक प्रदर्शन, यानी विभिन्न प्रकार के तौर तरीकों का उपयोग करके किस प्रकार से टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए अगला घटक है मूल्यांकन कौशल यानी इवैल्यूएशन स्किल्स। इसके अंतर्गत देखिए छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करना और उन्हें सुधारने के लिए सुझाव देना। यानी इस स्किल के अंतर्गत टीचर अपने स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करेगा और इवैल्यूएशन करने के बाद उनमें अगर कोई गलती पाई जाती है तो उसको सुधारने के लिए सजेशन या सुझाव देगा। तो कुल मिलाकर देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है कि शिक्षण अभिरुचि यह भी सुनिश्चित करती है कि शिक्षक केवल
विषय पढ़ाने तक सीमित न रहे, बल्कि वह छात्रों के सर्वांगीण विकास में योगदान दे। यह जो गुण है वह एक अच्छे शिक्षक को न केवल कुशल बनाता है, बल्कि उसे छात्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनाता है। यानी जो टीचर यदि अपने टीचिंग स्किल्स का उपयोग बेहतर तरीके से करेगा और स्टूडेंट्स को उसका उपयोग करके पढ़ाएगा, तो वह टीचर उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भी जाना जाएगा। अब देखिए आते हैं हम लोग शिक्षा और शिक्षण के बारे में। यानी टीचिंग एप्टीट्यूड जो है मेनली इन दो चीजों से ही रिलेटेड, यानी शिक्षा और शिक्षा का शिक्षण, एजुकेशन एंड टीचिंग, इनको हम एक एक करके देखते हैं। देखिए शिक्षण जो है उसका मूल अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना, यानी शिक्षण में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो शिक्षा जो प्रदान की जाती है वो शिक्षा का अर्थ क्या होगा। देखिए शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, और इसके माध्यम से हम अपने संस्कारों और व्यवहारों का निर्माण करते हैं। यानी शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, सीखना, सिखाना, और इन सब माध्यमों से हम अपने संस्कारों और व्यवहारों में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। शिक्षा देखिए हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सकते। फिर देखिए शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना भी होता है। इसके अलावा देखिए शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता के रूप में जाना जाता है। शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। अब देखिए शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी दी गई हैं विद्वानों के द्वारा, जिसमें देखिए गुरु श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार क्या कहा गया है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, जिसका अर्थ है अपने आप यानी स्वयं में सार्वभौमिक आत्मा की प्राप्ति करना। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि सच्ची शिक्षा वही है जिसके माध्यम से आप अपना आत्म साक्षात्कार करने में सफल हो, तो कहा जाएगा कि आप सही मायने में शिक्षित हैं। और उनका कहना है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी अनुभूति शिक्षा के बिना असंभव है। यानी कह रहे हैं कि जो आत्म अनुभूति होती है वो बगैर शिक्षा के संभव नहीं हो सकती। दूसरे देखिए महान विद्वान स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनके अनुसार देखिए क्या कहा गया है कि शिक्षा एक व्यक्ति में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। इनका कहना है कि शिक्षा किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद पूर्णता का अभिव्यक्ति करना ही है। यानी आपके अंदर जो योग्यता है, जो क्षमता है, आप उसको यदि अच्छे तरीके से व्यक्त कर ले रहे हैं तो कहा जाएगा कि आप शिक्षित। इसी प्रकार देखिए अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण के रूप में जानी जाती है। यानी कहा जा रहा है कि यदि आपका शरीर स्वस्थ है और उस स्वस्थ शरीर में आपका मस्तिष्क स्वस्थ है, यानी आप सही तरीके से काम कर पा रहे हैं, सही तरीके से सोच पा रहे हैं और उसका आपस में सामंजस्य स्थापित कर पा रहे हैं, तो कहा जाता है कि आप सही रूप में शिक्षित हैं। उसी प्रकार देखिए हेनरिक पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है कि मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास। इनके अनुसार कहा जा रहा है कि शिक्षा मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियां होती हैं उसका प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना और फिर उसका प्रगतिशील विकास करना है। जॉन डेवी ने देखिए शिक्षा की क्या परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा उस शक्ति के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने पर्यावरण को नियंत्रित करता है और अपनी संभावनाओं को
पूरा करने में सक्षम बनता है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पर्यावरण को नियंत्रित करता है और अपनी जो संभावनाएं होती हैं उसको पूरा करने में सक्षम होता है। इसी प्रकार देखिए, फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी आंतरिक क्षमता को इस प्रकार विकसित करता है कि वह बाहरी वातावरण में सार्थक रूप से भाग ले सके। यानी फ्रोवेल के अनुसार कहा जा रहा है कि शिक्षा एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग करके बच्चा अपनी आंतरिक क्षमता का विकास करता है और फिर उसका उपयोग करके अपने बाहरी वातावरण में सार्थक रूप से पार्टिसिपेट करता है या भाग लेता है। फिर उसी प्रकार देखिए, जो अपने देश में नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई है उसके अनुसार कहा जाता है कि शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, एक समान और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मौलिक भूति है। यानी नई शिक्षा नीति में कहा जा रहा है कि शिक्षा के द्वारा मानव का संपूर्ण रूप से विकास होगा, उसकी पूरी क्षमता का विकास होगा, उसको एक समान और समाज के न्यायपूर्ण विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए यह एक मौलिक भूति है, यानी मौलिक चीज है। इसी प्रकार देखिए, यूनेस्को के द्वारा भी बताया गया है शिक्षा के बारे में। यूनेस्को का फुल फॉर्म देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें देखिए एक डेलोर कमीशन स्थापित किया गया था 1996 में। उसने अपनी रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट का शीर्षक था लर्निंग द ट्रेजर्स विद इन। इसमें कहा गया है कि शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि के मूल्य विकसित करने पर बल दिया गया। यानी इसमें देखिए शिक्षा का बहुत विस्तृत अर्थ बताया गया है, बहुत विस्तृत रूप में शिक्षा को परिभाषित किया गया है। इसी के तहत देखिए जैक्स डेलर्स ने शिक्षा के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ बताए हैं। यानी शिक्षा प्राप्त किस लिए की जाती है, यानी 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें देखिए सबसे पहला है कि कुछ बनने के लिए अधिगम। यानी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, किस लिए करते हैं, कुछ बनने के लिए, यानी लर्निंग टू बी। दूसरी देखिए इन्होंने बताई है कि ज्ञान के लिए अधिगम, यानी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं ज्ञान के लिए, यानी नॉलेज के लिए। तीसरा इन्होंने बताया कुछ करने के लिए अधिगम, यानी शिक्षा प्राप्त की जाती है कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। और चौथी चीज इन्होंने बताई है साथ रहने के लिए, यानी हम किसके साथ किस प्रकार से रहेंगे, किसके साथ हम कैसे समय स्पेंड करेंगे, बिताएंगे, कैसे किसके साथ बर्ताव करेंगे, ये सारी चीजें भी हमें कौन सिखाता है, शिक्षा। अब देखिए यूनेस्को ने शिक्षा के महत्व को पूरे दुनिया में बताने के लिए एक यादगार के रूप में देखिए 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाने के लिए मान्यता प्रदान की है। इसीलिए देखिए शिक्षकों के सम्मान के लिए, शिक्षा का महत्व बताने के लिए, दर्शाने के लिए 5 अक्टूबर को देखिए हर वर्ष विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार से देखिए अपने भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अपने देश में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर देखिए अधिगम शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, यानी किसी भी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है अधिगम, यानी छात्रों को किसी चीज को सिखाना। यदि शिक्षा के द्वारा या शिक्षण के द्वारा अधिगम नहीं हो रहा है तो कहा जाता है कि शिक्षण सफल नहीं है। तो अधिगम शिक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। अधिगम की अवधारणा बहुत ही
गतिशील होते हैं। यानी अधिगम एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह गतिशील प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में देखिए 3 प्रकार के प्रश्न मेनली होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें देखिए क्यों आता है, यानी क्यों के द्वारा जितने भी चीजें आती हैं उन सब की व्याख्या देखिए दर्शन शास्त्र द्वारा किया जाता है। यानी पढ़ाते समय जितने भी क्यों, यानी किसी स्टूडेंट के दिमाग में जितने भी प्रकार के क्यों शब्द आ रहे हैं किसी चीज के प्रति, तो उन सब का उत्तर कहाँ से मिलता है? दर्शन शास्त्र। उसी प्रकार से देखिए अधिगम की प्रक्रिया में कैसे शब्द, यानी किसी चीज को कैसे किया जाए, किसी चीज को कैसे समझा जाए, किसी चीज को कैसे बताया जाए, ये सारी चीजें कौन क्लियर करता है? मनोविज्ञान। उसी प्रकार से देखिए क्या शब्द, यानी क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें कौन करता है? सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार। तो यानी किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया में अधिगम जो है 3 मुख्यतः दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार, यानी इन सब पहलुओं पर आधारित। देखिए शिक्षा दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं पर आधारित, यानी शिक्षा जो प्राप्त की जाती है इसके 3 ही पहलू होते हैं मेनली। अब देखिए हम देखते हैं कि इस प्रकार देखिए शिक्षा का मुख्य लाभ हमारे ज्ञान को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना है ताकि एक श्रेष्ठतर समाज की रचना की जाए। यह हम सबकी एक मूलभूत इच्छा है। शिक्षक औपचारिक ढंग से ज्ञान के सूत्रधार के रूप में कार्य करता है। अधिगम देखिए शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य परिणाम है, यानी शिक्षा, शिक्षक और अधिगम, यही 3 चीजें जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में देखी जाती हैं और इन्हीं को सम्मिलित रूप में हमें पढ़ना है, समझना है और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते। फिर देखिए छात्रों की प्रगति का आकलन करने के लिए मूल्यांकन भी किया जाता है ताकि उसको भविष्य के समाज में अधिक संभव होने योग्य वाले ढंग से संयोजित किया जा सके। तो हम लोगों ने देखा कि शिक्षा, शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन का आपस में निकट संबंध है। ठीक, अब हम लोग आते हैं टीचिंग के बारे में, यानी हम लोगों ने शिक्षण अभिक्षमता के बारे में देखा, शिक्षा के बारे में देखा, अब हम लोग देखेंगे शिक्षण के बारे में यानी टीचिंग, और मेनली इसी के बारे में हमको कई क्लासेस में छोटा छोटा पार्ट में इन सब चीजों का अध्ययन करना है। तो चलिए आइए देखा जाए शिक्षण के बारे में। देखिए शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों के साथ अपने ज्ञान, कौशल और अनुभव को साझा करता है। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर अपने नॉलेज, अपने स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस को अपने स्टूडेंट के बीच साझा करता है। यह केवल जानकारी प्रदान करने तक सीमित नहीं है बल्कि छात्रों की सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमताओं को भी विकसित करने का कार्य करता है। यानी केवल उन्हें जानकारी ही प्रदान नहीं करता है बल्कि उनको सोचने, समझने और निर्णय लेने की स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है। शिक्षण का उद्देश्य देखिए न केवल विद्यार्थियों को शिक्षित करना है बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। केवल उन्हें शिक्षित करना ही नहीं है बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास भी करना है। शिक्षण को देखिए एक कला, विज्ञान और कौशल के रूप में देखा जा सकता है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उन्हें मार्गदर्शन और प्रेरित करते हैं। यानी टीचिंग के दौरान जो टीचर होते हैं अपने स्टूडेंट की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उनको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और उनको प्रेरित करते हैं। अब देखिए शिक्षण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग्स कितने प्रकार की होती है? तो देखिए ज्यादातर जो जनरली देखा जाता है कि औपचारिक शिक्षण यानी फॉर्मल टीचिंग। फॉर्मल टीचिंग देखिए स्कूल, कॉलेज,
विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों में जो टीचिंग की जाती है वो सब इसके अंतर्गत आती है। तो यह देखिए, यह एक व्यवस्थित और संगठित शिक्षण प्रक्रिया है जो देखिए स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थानों में अपनाई जाती है। इसमें देखिए पाठ्यक्रम निश्चित होता है, समय सारणी निश्चित होती है और उसी के तहत छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। तो उदाहरण देख लीजिए, विद्यालय में विज्ञान का पाठ पढ़ाना, यानी जो औपचारिक शिक्षण है वो स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थानों में निश्चित समय, निश्चित सिलेबस, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। दूसरा देखिए होता है अनौपचारिक शिक्षण, यानी इनफॉर्मल टीचिंग। यह देखिए शिक्षा का वह रूप है जो औपचारिक कक्षा के बाहर होता है। यह स्वाभाविक रूप से और दैनिक अनुभवों से होता है। इसमें देखिए बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थान की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उनको विभिन्न प्रकार के दैनिक अनुभवों के द्वारा, उनके माता पिता या उनके शिक्षकों के द्वारा या उनके सगे संबंधियों के द्वारा नैतिक मूल्यों को सिखाया जाता है और ये सब इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए अगला है गैर औपचारिक शिक्षण, यानी नॉन फॉर्मल टीचिंग। यह शिक्षण देखिए ऐसा शिक्षण है जिसमें औपचारिक प्रणाली का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन किसी विशेष उद्देश्य के लिए इसको किया जाता है। यानी यह औपचारिक शिक्षण का रूप नहीं है, फिर भी इसका कोई विशेष उद्देश्य होता है और यह देखिए औपचारिक शिक्षण की अपेक्षा लचीला और आवश्यकता आधारित होता है। विभिन्न प्रकार के देखिए जो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है वो इसी के अंतर्गत आती है। इसमें देखिए सिलेबस होता है, रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन इसका कोई निश्चित समय सारणी नहीं होता। इससे देखिए बहुत लचीला होता है। इसमें आप 3 के बजाय 6 साल में कोर्स पूरा कर सकते हैं, 2 साल के बजाय 4 साल में कर सकते हैं। तो इस प्रकार की इसमें लचीलापन देखा जाता है। अब देखिए विधि के आधार पर शिक्षण के प्रकार। इसमें देखिए पहला है प्रत्यक्ष शिक्षण, यानी डायरेक्ट टीचिंग। इसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों को निर्देश देते हैं और जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार का शिक्षण देखिए गणित के सूत्रों को कक्षा में पढ़ाना, यानी इस प्रकार के शिक्षण में जब टीचर बच्चों को डायरेक्ट निर्देश देते हैं और उनको जानकारी प्रदान करते हैं तो वो इसके अंतर्गत आता है। जब कोई टीचर क्लास में गणित के फॉर्मूलों या सूत्र को पढ़ाता है बच्चों को तो वो इसके अंतर्गत आता है। अप्रत्यक्ष शिक्षण में देखिए इनडायरेक्ट टीचिंग में, इसमें शिक्षक छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका मतलब कि इसमें छात्रों को टीचर के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के ऐसे होमवर्क दिए जाते हैं जिसमें वो अपनी क्षमता, अपनी योग्यता का उपयोग करके उसको तैयार करते हैं और शिक्षक के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए शिक्षण के दृष्टिकोण के आधार पर इसको कैसे बांटा जाता है। देखिए व्याख्यान विधि, यानी लेक्चर मेथड। इसमें शिक्षक विषय को समझाने के लिए बोलते हैं और छात्र सुनते हैं। उदाहरण देखिए इतिहास के पाठ का व्याख्यान। इसी प्रकार देखिए वार्ता विधि द्वारा शिक्षण, यानी डिस्कशन मेथड। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसका उदाहरण देखिए क्या होगा, पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा, यानी किसी भी प्रकार की वर्तमान जो घटना है उस पर जब टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर विचार विमर्श करते हैं तो यह इस प्रकार के शिक्षण में आता है। अगला देखिए है प्रयोगात्मक शिक्षण, प्रयोगात्मक विधि द्वारा, यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड द्वारा शिक्षण। यह विधि देखिए प्रयोग और अनुभव के माध्यम से शिक्षण पर आधारित होती है। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के विज्ञान प्रयोगशालाओं में जब प्रयोग किए जाते हैं तो इस प्रकार का शिक्षण इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए स्वनिर्देशित शिक्षण, यानी सेल्फ डायरेक्टेड टीचिंग। इसमें देखिए छात्र अपनी गति और रुचि के अनुसार खुद से ही सीखते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आता है। इसका उदाहरण देखिए ऑनलाइन कोर्स करना, यानी विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए शिक्षण के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं जिसमें हम लोग देखिए पहला है परंपरागत शिक्षण, यानी ट्रेडिशनल टीचिंग। यह पुरानी पद्धतियों पर आधारित है जहां शिक्षक केंद्र में होते हैं
उदाहरण देखिए, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण। ये देखिए परंपरागत रूप से चलने वाली शिक्षण प्रणाली है जिसमें शिक्षक केंद्र में होता है और वह पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है। दूसरा है देखिए आधुनिक शिक्षण यानी मॉडर्न टीचिंग। यह देखिए आधुनिक तकनीकों और साधनों का उपयोग करके की जाती है। इसमें देखिए उदाहरण स्वरूप स्मार्ट क्लास और ई लर्निंग आती है, यानी इंटरनेट का माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपयोग करके, स्मार्ट क्लास के माध्यम से जब टीचिंग की जाती है तो उस प्रकार की टीचिंग मॉडर्न टीचिंग के अंतर्गत आती है। इसका देखिए निष्कर्ष निकल के क्या आया कि शिक्षण के विभिन्न प्रकार और दृष्टिकोण शिक्षक और शिक्षार्थी की आवश्यकताओं, रुचियों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज्ञान और मूल्यों का प्रभावी संप्रेषण करना और छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शिक्षण के द्वारा किसी छात्र के व्यवहार में मनोवांछित परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है और उसके मूल्यों का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है, मूल्यों का शोधन किया जाता है। अब देखिए हम लोग आते हैं शिक्षण का स्वरूप, नेचर ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण का स्वरूप देखिए किस प्रकार से होता है। शिक्षण एक व्यवस्थित, गतिशील और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो छात्रों के संपूर्ण विकास और उनके ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास करने में सहायक होती है। शिक्षण का स्वरूप देखिए न केवल जानकारी देना है बल्कि विद्यार्थियों को उनके जीवन के लिए तैयार करना, समस्याओं का समाधान करना और समाज में सकारात्मक योगदान देने में मदद करना है। शिक्षण के स्वरूप की देखिए विशेषताएं क्या हैं। यह देखिए एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी शिक्षण समाज में ही संभव है और यह सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है। इसमें देखिए समाज के मूल्यों, मान्यताओं और संस्कृतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण देखिए, शिक्षक छात्रों को सामुदायिक सेवा और नैतिक मूल्यों का महत्व समझाते हैं। दूसरी चीज, यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी डायनेमिक प्रोसेस है। शिक्षण स्थिर नहीं होता बल्कि यह समय, परिस्थिति और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है। उदाहरण देखिए, तकनीकी प्रगति के साथ शिक्षण में ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल टूल्स का उपयोग बहुत ज्यादा इस समय किया जा रहा है। संबंधात्मक प्रक्रिया है, देखिए कैसे, इंटरेक्टिव प्रोसेस। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच परस्पर संवाद पर आधारित होता है, इसलिए एक संबंधात्मक प्रतिक्रिया। यह एक तरफा नहीं होता बल्कि छात्रों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है, यानी टीचिंग एक तरफा नहीं होनी चाहिए, उसमें स्टूडेंट भी एक पार्टिसिपेटर के रूप में योगदान देने चाहिए। यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों जब आपस में कुछ आदान प्रदान करते हैं, नॉलेज का सवाल जवाब करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो इस प्रकार से टीचिंग जब होती है तो वह संबंधात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। इसमें देखिए समूह चर्चा, प्रश्न उत्तर और सहपाठियों के साथ काम करना। उसी प्रकार देखिए शिक्षण जो है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। शिक्षण का हमेशा एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य ज्ञान का प्रसार, कौशल का विकास या चरित्र का निर्माण हो सकता है। उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई का उद्देश्य बुनियादी साक्षरता सिखाना है, जबकि उच्च शिक्षा में विशेषज्ञता विकसित करना। देखिए इसका एक उद्देश्य होता है, जैसे शुरू में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को बेसिक चीजें बताई जाती हैं, सिखाई जाती है, और बाद में जब वो हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उनको उसमें विशेषज्ञ बनाने के लिए पढ़ाया लिखाया जाता है। अगला देखिए, इसकी कलात्मक और वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में भी इसे जाना जाता है, आर्ट एंड साइंस। शिक्षण देखिए एक कला है क्योंकि यह रचनात्मकता, प्रेरणा और कौशल की मांग करता है। यानी शिक्षण अपने आप में एक आर्ट है, यानी जिस प्रकार से बेहतर तरीके से शिक्षण किया जा सके टीचर करता है, और जिससे स्टूडेंट के अंदर रचनात्मकता आती है, प्रेरणा मिलती है और कौशल का जो है विकास होता है। यह देखिए
एक विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें सिद्धांत, विधियां और योजनाएं शामिल होती है। यह अपने आप में एक साइंस भी है। क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को इसमें शामिल किया जाता है, यानी योजना के आधार पर टीचिंग की जाती है। यह देखिए उदाहरण स्वरूप, एक शिक्षक जब जटिल अवधारणाओं को सरल और रोचक तरीके से समझाते हैं तो यह उनकी कला के रूप में जाना जाता है। यह देखिए लचीला होता है। शिक्षण का स्वरूप देखिए कठोर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक छात्र की अपनी व्यक्तिगत जरूरत, सीखने की गति और उनकी रुचि अलग अलग होती है, जिससे यह फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगला देखिए व्यक्तिगत और सामूहिक, यानी शिक्षण का स्वरूप कभी कभी देखिए व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित होता है और कभी कभी समूह के रूप में छात्रों को साथ लेकर चलता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, एक एक छात्र को ट्यूशन देना व्यक्तिगत शिक्षण है, जबकि कक्षा में समूह गतिविधियां सामूहिक शिक्षण का उदाहरण है। देखिए कुछ कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो इंडिविजुअल क्लासेस चलती हैं तो वो इसके अंतर्गत आती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सामूहिक रूप से एक साथ सबको पढ़ाते हैं तो वो इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद देखिए सृजनात्मक प्रक्रिया यानी क्रिएटिव प्रोसेस। शिक्षण विद्यार्थियों में सृजनात्मकता विकसित करता है। यह उन्हें नई सोच और नवाचार के लिए प्रेरित भी करता है। इसका उदाहरण देखिए, यह छात्रों को किसी विशेष परियोजना बनाकर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, तब इस प्रकार का शिक्षण आता है। अब देखिए अगला है मूल्य आधारित यानी वैल्यू बेस्ड। शिक्षण केवल जानकारी प्रदान करने तक सीमित नहीं है, यह छात्रों में नैतिकता और मूल्यों का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए देखिए, छात्रों को पढ़ाते समय देखिए ईमानदारी, अनुशासन और सहिष्णुता जैसे गुणों का विकास करने पर जोर दिया जाता है। और यह देखिए एक निरंतर प्रक्रिया यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, यह केवल स्कूल कॉलेज तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन भर चलती रहती है। यानी जब तक स्कूल कॉलेज में लोग पढ़ते रहते हैं तब तक ही यह सीमित नहीं होती है, बल्कि उनके जीवन में हमेशा चलती रहती है। उदाहरण में देखिए, कार्य क्षेत्र में नई तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त। जब भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है तो नई नई चीजों को सीखता है और किसी न किसी माध्यम से उस चीजों को सीखता है, तो इसलिए यह निरंतर चलती। इसका निष्कर्ष देखिए क्या निकल के आ रहा है कि शिक्षण का स्वरूप बहुआयामी है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो छात्रों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। शिक्षण केवल तथ्यों को याद कराने का नाम नहीं है, बल्कि यह छात्रों को ज्ञान, सोचने की क्षमता और नैतिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। आइए अब देखते हैं शिक्षण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। देखिए शिक्षण के सिद्धांत जो होते हैं वो शिक्षण को प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इनका पालन किया जाता है। ये सिद्धांत देखिए शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित, रोचक और उपयोगी बनाने में मदद करते हैं। इन सिद्धांतों से देखिए छात्रों की मानसिकता, उनके सीखने की क्षमता और उनके अनुभवों पर जो है प्रभाव पड़ता है और ये उन्हीं के आधार पर आधारित होते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, प्राथमिकता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इसका मतलब होता है कि छात्रों को किसी भी चीज को सिखाने के लिए उनके अंतर्गत उनको क्या करना चाहिए, रुचि बनाए रखनी चाहिए, उनको उत्साहित किए रहना चाहिए, जिससे वे उनकी शिक्षा में या शिक्षण में योगदान लेंगे और उस चीज को अच्छे तरीके से सीखेंगे, समझेंगे। इसके लिए देखिए प्रेरणा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए देखिए छात्रों को पुरस्कार, प्रशंसा या चुनौती देकर पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए। यानी जब तक छात्रों को प्रेरित नहीं किया जाएगा तब तक छात्र सही तरीके से शिक्षण में रुचि नहीं। दूसरा है देखिए ज्ञान प्रसार का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। यानी शिक्षण सामग्री को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए
कि छात्रों के लिए समझने और सीखने में आसान हो। इसका उदाहरण देखिए, सरल विषयों से शुरू करके जटिल विषयों तक जाना चाहिए, यानी सबसे पहले पढ़ाते समय बच्चों को सरल चीजों को बताना चाहिए, फिर जटिल। अगला देखिए क्या है सिद्धांत, सीखने की सक्रियता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। छात्रों को देखिए शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना चाहिए। इससे देखिए क्या होता है कि छात्र ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, समूह चर्चा आयोजित करनी पड़ेगी, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करना पड़ेगा और प्रश्न उत्तर सत्र को आयोजित करना होगा। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसके तहत विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट की अपनी अपनी सीखने की गति होती है, शैली होती है, क्षमता होती है, जिसको ध्यान में रखकर शिक्षक के द्वारा विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाया जाना चाहिए, जिससे सही तरीके से शिक्षण किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त अभ्यास और उन्नत छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य दिया जाना, यानी जो स्टूडेंट कमजोर हैं उनको अतिरिक्त अभ्यास करने का मौका दिया जाना चाहिए, और जो स्टूडेंट पढ़ने में औसत रूप से बेहतर हैं उनको चैलेंज वाले कार्य दिए जाने चाहिए। अगला देखिए क्या है, तात्कालिक प्रभाव का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक। इसमें देखिए क्या होता है कि छात्रों को उनकी प्रगति और गलतियों के बारे में तुरंत जानकारी दी जानी चाहिए। यदि छात्र पढ़ते समय या किसी कार्य को करते समय अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको तुरंत फीडबैक दे दिया जाना चाहिए, जिससे वह अपनी गलतियों में तुरंत सुधार कर सके। उदाहरण देखिए क्या होगा, कक्षा में छात्रों के उत्तर पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, यानी यदि छात्र कोई उत्तर गलत दे रहा है, कोई त्रुटि हो रही है उससे, तो उसको तुरंत बता देना चाहिए। अगला है देखिए समानता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। शिक्षण में देखिए सभी छात्रों के साथ समानता और निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उदाहरण देखिए, सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अगला देखिए है अभ्यास और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यानी छात्रों को बार बार जो है किसी चीज को हमेशा उनको रिवाइज कराना चाहिए, प्रैक्टिस कराना चाहिए, जिससे उनका वो नॉलेज जो है बहुत ही पक्का हो जाए और वह उनके जीवन में बेहतर ज्ञान और कौशल को विकसित करे। उदाहरण के लिए देखिए गणित के सूत्रों को बार बार हल कराना। अगला देखिए क्या है, अनुभव आधारित शिक्षण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। छात्रों को देखिए सिखाते समय विभिन्न प्रकार के अनुभवों के माध्यम से सिखाना चाहिए, जिससे वो बहुत अच्छे तरीके से किस चीजों को सीख पाएंगे। उदाहरण के लिए देखिए विज्ञान की प्रयोगशाला में छात्रों को प्रयोग कराए जाने चाहिए। अगला है देखिए आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग। छात्रों को देखिए खुद से आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य होता है शिक्षण का, ताकि वे अपनी समस्याओं का स्वयं हल कर सके। इसके लिए देखिए छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देकर उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। छात्रों को विभिन्न प्रकार का प्रोजेक्ट देंगे, जिसके माध्यम से वो उस प्रोजेक्ट को हल करके लाएंगे, जिसके द्वारा उनके अंतर्गत स्वनिर्भरता का विकास होगा। देखिए अगला है अनुकूल वातावरण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। इसके लिए देखिए क्या होता है, शिक्षण के लिए ऐसा वातावरण होना चाहिए जो सीखने को प्रोत्साहित करे, यानी शिक्षण ऐसे वातावरण में प्रदान किया जाना चाहिए जहां पर छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहन मिले। देखिए उदाहरण के लिए शांत, स्वच्छ और सकारात्मक कक्षा का निर्माण इसके लिए किया जाना चाहिए। अगला देखिए क्या है, क्रमबद्धता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरलीनेस। यानी शिक्षण करते समय जो भी चीजें बताई जाए, जो भी चीजें पढ़ाई जाए, वो क्रमबद्ध होनी चाहिए, जैसे तैसे नहीं होनी चाहिए। उदाहरण में देखिए विषयों को पहले सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात और फिर सामान्य से विशेष की ओर पढ़ाना चाहिए, यानी हर चीज का जो है क्रमबद्ध रूप से होनी चाहिए। सहयोग का सिद्धांत, ये देखिए क्या होता है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और छात्रों के बीच सहयोग होना बहुत ही आवश्यक होता है। शिक्षक का छात्रों को सवाल पूछने और अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अगला है देखिए उद्देश्य का सिद्धांत,
प्रिंसिपल ऑफ पर्पजफुलनेस, इसमें देखिए क्या होता है, शिक्षण के प्रत्येक सत्र का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। यानी शिक्षण जब किया जा रहा हो तो उस दौरान किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर शिक्षण किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों के अंदर किसी भी ज्ञान और कौशल का बेहतर विकास हो। देखिए, गणित की कक्षा में छात्रों को एक विशिष्ट समस्या को हल करने में सक्षम बना। जब गणित पढ़ाया जा रहा है क्लास में तो छात्रों को किसी विशिष्ट प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व करने में उनको योग्य बनाना होना चाहिए। अगला है देखिए सामाजिकता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें देखिए शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाना, यानी छात्रों को जो कुछ भी सिखाई जाए, जो कुछ भी चीजें बताई जाए, उनका उपयोग करके वह समाज के साथ सामंजस्य बेहतर तरीके से स्थापित कर ले, वो इस योग्य होना चाहिए। इसके लिए देखिए विभिन्न प्रकार की समूह परियोजनाएं और सहकारी कार्य कराए जाते हैं। इसका देखिए निष्कर्ष क्या निकल के आया शिक्षण के सिद्धांत का, कि शिक्षण के सिद्धांत शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके शिक्षक न केवल ज्ञान प्रदान कर सकते हैं बल्कि छात्रों के चरित्र, कौशल और व्यक्तित्व का समग्र विकास कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं शिक्षण के सूत्र, यानी मैक्सिम ऑफ टीचिंग। शिक्षण के सूत्र, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, इसको देखिए, ये जो है सूत्र या सिद्धांत या नियम है जो शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं और व्यवस्थित बनाने में मदद करते हैं। ये सूत्र देखिए शिक्षकों को यह समझने में सहायता करते हैं कि ज्ञान को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए ताकि विद्यार्थी उसे आसानी से समझ सके। यानी इसमें यह बताया जाता है कि टीचर किसी चीज को पढ़ाते समय छात्रों के साथ किस प्रकार से उस चीज को प्रस्तुत करें जिससे उनको उन सब चीजों को समझने में बहुत आसानी हो। तो शिक्षण के जो देखिए प्रमुख सूत्र है, सबसे पहले उसमें होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी फ्रॉम नोन टू अननोन। शिक्षण करते समय छात्रों को पहले उन चीजों को बताना चाहिए जिसको वो पहले से जानते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें नई जानकारी की ओर ले जाना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, यदि छात्रों को स्थानीय भूगोल का ज्ञान है तो शिक्षक उन्हें वैश्विक भूगोल की जानकारी दे सकते हैं। यानी छात्रों के स्थानीय भूगोल के नॉलेज का उपयोग करके छात्रों को वैश्विक भूगोल की जानकारी दी जा सकती है। उसी प्रकार देखिए सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देखिए शिक्षण सामग्री को सरल से शुरू करके धीरे धीरे जटिल की ओर ले जाना चाहिए ताकि छात्र आसानी से समझ सके। इसके लिए देखिए उदाहरण, जब किसी स्टूडेंट को देखिए गणित में पढ़ाना शुरू किया जाता है तो सबसे पहले उसे देखिए जोड़ घटाना सिखाया जाता है, फिर उसके बाद गुणा भाग सिखाया जाता है, फिर उसके बाद करणी सिखाया जाता है, सारणी सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से वह जो है सरल से जटिल की ओर आगे बढ़ता है। फिर अगला देखिए ठोस से अमूर्त की ओर, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। देखिए फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। शिक्षण में देखिए ठोस चीजों या उदाहरणों के माध्यम से अमूर्त अवधारणाओं को समझाना चाहिए। देखिए बच्चों को कक्षा में देखिए पेंसिल, किताब जैसी वस्तुओं का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की गणना करना सिखाना चाहिए, विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में बताना चाहिए। अगला देखिए क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। इसमें देखिए क्या होता है कि छात्रों को पहले विशिष्ट उदाहरण देकर विभिन्न प्रकार की सामान्य अवधारणाओं तक पहुंचाना चाहिए, फिर उसके बाद उनको सामान्य चीजों को बताना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए विभिन्न जानवरों के उदाहरण देकर यह समझाना कि सभी स्तनधारी दूध पिलाते हैं। यानी सामान्य चीजों को बताने के लिए पहले किसी विशिष्ट चीज का उदाहरण लेकर बताना चाहिए छात्रों। अगला है देखिए अभ्यास और पुनरावृत्ति, यानी प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन। किसी भी विषय या कौशल को समझने और याद रखने के लिए अभ्यास और पुनरावृत्ति बहुत ही आवश्यक है। देखिए इसके उदाहरण में लिखिए क्या होगा कि भाषा सीखने के लिए बार बार शब्दों का अभ्यास कराना चाहिए। अगला देखिए शिक्षण का सूत्र है आनंदमय शिक्षण, यानी टीचिंग विथ जॉय। शिक्षण को रोचक और आनंददायक बनाने के लिए
छात्रों को रुचि के साथ सीखना जो है करना चाहिए। उदाहरण में देखिए, खेलों या गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाई करना। छात्रों को जब खेलों और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो छात्र उसमें रुचि लेते हैं और बेहतर तरीके से सीखते हैं। अगला है देखिए, अंश से पूर्ण की ओर, यानी फ्रॉम पार्ट्स टू होल, यानी किसी विषय को छोटे छोटे भागों में बांटकर सिखाना चाहिए और फिर उन्हें जोड़कर संपूर्ण विषय का ज्ञान देना चाहिए। यानी यदि किसी छात्र को किसी कविता को पढ़ाया जा रहा है तो देखिए, सबसे पहले एक एक पंक्ति का अर्थ समझाना चाहिए, फिर पूरी कविता को समझाना चाहिए। अगला देखिए क्या है, अनुभव से शिक्षा, यानी लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, यानी छात्रों को अनुभवों के माध्यम से सिखाना अधिक प्रभावी होता है। इसके उदाहरण में देखिए क्या होगा, विज्ञान की अवधारणाओं को प्रयोगशाला में प्रयोग करके दिखाना चाहिए, यानी किसी भी अवधारणा को समझाने के लिए छात्रों को लैबोरेटरी में ले जाकर उसको प्रयोग करके उनको दिखाकर फिर उस चीज को उनको अनुभवों के माध्यम से सिखाना चाहिए। अगला देखिए, गतिशीलता, लर्निंग बाय डूइंग, यानी छात्रों को किसी विषय को समझाने के लिए उन्हें उस विषय से संबंधित गतिविधियों में भाग लेना या देना उपयोग करना चाहिए। जैसे पौधे उगाने की प्रक्रिया सिखाने के लिए उन्हें बागवानी करना चाहिए। अगला देखिए क्या है, अज्ञेय से बोधगम्य की ओर, यानी फ्रॉम अनक्लियर टू क्लियर, किसी भी विषय को अस्पष्ट रूप से शुरू कर उसे धीरे धीरे स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। जैसे मानचित्र को सामान्य परिचय देकर फिर धीरे धीरे स्थानों को विस्तार पूर्वक समझाना चाहिए। अगला है देखिए, सामान्य से विशेष की ओर, यानी फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें देखिए क्या होता है कि पहले सामान्य विचार दिया जाता है, फिर उसे विस्तार से समझाया जाता है। इसमें देखिए जब होता है किसी स्टूडेंट को गणित का सामान्य परिचय देकर फिर उसे विशेष सूत्रों पर ध्यान केंद्रित करवाया जाता है। अगला देखिए क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी पॉजिटिव अप्रोच। शिक्षण में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और छात्रों को प्रेरित करते रहना चाहिए। इससे देखिए क्या होता है, छात्रों की छोटी छोटी सफलताओं को भी प्रोत्साहित जब किया जाएगा तो छात्रों को जो है सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होगा और वे प्रेरित होंगे। अगला है सहभागिता, यानी प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना चाहिए। उदाहरण देखिए, विभिन्न प्रकार के समूह चर्चा और प्रोजेक्ट का। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि ये शिक्षण के जो सूत्र हैं शिक्षकों को यह समझने में मदद करते हैं कि किस प्रकार से विद्यार्थियों के साथ प्रभावी रूप से संवाद किया जाए और उन्हें विषय को रोचक तरीके से सिखाया जाए। इन सूत्रों का पालन करके शिक्षण को अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाया जा सकता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखी इन सारी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा शिक्षण अभिक्षमता क्या होती है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं, फिर हम लोगों ने शिक्षण की परिभाषा देखा, शिक्षण के विभिन्न प्रकार को देखा, शिक्षण का स्वरूप देखा, फिर शिक्षण के स्वरूप की विशेषताओं को देखा, फिर शिक्षण के सिद्धांत को देखा और सबसे अंत में शिक्षण के सूत्र। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में इन सब चीजों को विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो आज की क्लास में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझा होगा और मेरे साथ इतने देर तक अपने आप को आप लोगों ने बनाए रखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।